हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कंसेप्चुअल लर्निंग में। और आज का हमारा टॉपिक है DKA एंड HHNKS। ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज मेलाइटिस के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखेंगे वापस डायबिटीज मेलाइटिस का। ऑल्दो मैं ऑलरेडी तीन वीडियोज इस पे बना चुका हूँ। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 का कि क्या होती है। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे जो कि डीके और HHNKS हैं। उसके बाद इनके कॉजेज देखेंगे डीके और HHNKS के। फिर इनके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड देन फाइनली ट्रीटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं DKA और HHNKS। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस बनाते हैं तो तुरंत आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाए ये वीडियोस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली डायबिटीज क्या है? तो डायबिटीज का अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, आपको पता है उसमें हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, अब ये टाइप 1 में भी होता है, टाइप 2 में भी होता है। मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है, तो टाइप 1 में क्या होता है, इसमें आपका इंसुलिन जो है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, फुल्ली अब्सेंट होता है। तो उसकी वजह से आपका ग्लूकोज जो है वो सेल्स को नहीं मिल पाता है और बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होने लग जाता है। ये कंडीशन परसिस्टेंटली जब बनी रहती है तो सेल स्टारवेशन की जो है वो कंडीशन आ जाती है और बॉडी जो है वो इससे कंपनसेट करने के लिए आपका फैट का मेटाबॉलिज्म शुरू कर देगी। जब फैट का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और ये कीटोन्स जो हैं वो नेचर में एसिड है। तो जितने ज्यादा कीटोन्स बनेंगे उतना ज्यादा एसिड बनेगा और आपकी बॉडी में हो जाएगा एसिडोसिस। अब ये एसिडोसिस कौन सा है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। दूसरा जो टाइप है आपका, दूसरा जो आपका टाइप है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें आपका टिश्यू जो है, टिश्यू रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो टिश्यूज जो है वो इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो उसकी वजह से आपको हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है। इसमें भी सेल स्टारवेशन की कंडीशन होती है, बट इसमें आपका फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म तब होता है जब आपकी बॉडी में बिल्कुल ही इंसुलिन प्रेजेंट नहीं हो। लेकिन इसमें इंसुलिन प्रेजेंट होता है तो फैट का मेटाबॉलिज्म ये नहीं होने देता है। सिर्फ आपके जो बाकी मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि आपका हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। हंगर सेंटर एक्टिवेट होगा तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा खाना खाएगा तो फिर और ग्लूकोज बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका ग्लूकोज का लेवल जो है वो कंटिन्यूस बढ़ता रहता है। ठीक है, जब ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा तो आपके ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी क्या है? पर लीटर सोल्यूशन में कितना आपके सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब पर लीटर सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो आपके ब्लड में क्या क्या सॉल्यूट्स होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, आपका ये ग्लूकोज है। तो अगर ये ग्लूकोज आपकी ब्लड में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये फर्दर आपका क्या कॉज करेगा? आपका ब्लड में क्या हो जाएगा? एक तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया क्योंकि ग्लूकोज बढ़ रहा है। दूसरा क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया के अलावा हम ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ रही है। तो हाइपरग्लाइसीमिक, हाइपर ऑस्मोलर, और क्योंकि इसमें कीटोन बॉडीज नहीं बन रहे हैं तो नॉन
कीटोटिक सिंड्रोम, ये कॉम्प्लिकेशन आपका डेवलप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं HHNKS। HHNKS हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, जो कि कॉम्प्लिकेशंस हैं टाइप 1 और टाइप 2 के। अब क्योंकि हमें पता है कि टाइप 1 में आपका इंसुलिन बिल्कुल एब्सेंट है और उसकी वजह से कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है और उसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है, तो इसलिए इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। तो DKA यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आपका मेनली प्रेजेंट होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में टिश्यू रेजिस्टेंस है इंसुलिन जो है वो फुल्ली अब्सेंट नहीं है, तो उसकी वजह से आपका फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, सिर्फ आपका हाइपरग्लाइसीमिया होता है, उसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाता है, HHNKS। तो जो HHNKS जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका है? टाइप सेकंड का। ये मोस्ट कॉमन आपको टाइप सेकंड में दिखाई देगा, जबकि DKA आपको टाइप फर्स्ट में दिखाई देगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस की। तो दो तरीके के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आपके, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में आपका हाइपोग्लाइसीमिया, DKA और HHNKS, या जिसको हम HHS भी बोल सकते हैं। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, CVA, स्ट्रोक, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ये सारे आते हैं। हम यहाँ पे एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में DKA और HHNKS ही इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से। मैंने आपको बता दिया कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कैसे होता है। एक तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि कीटोन बॉडीज बनती है, एसिडोसिस होता है, ठीक है। It is an acute complication of type 1 that is characterized by hyperglycemia, ketonuria, dehydration, and accumulation of ketone bodies that lead to metabolic acidosis and severe CNS depression. ब्लड शुगर लेवल इसमें मोर देन 300 mg/dl से ज्यादा मिलता है हमें। नेक्स्ट है आपका हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ये आपका, इसमें आपका एक्सट्रीम लेवल पे हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लेकिन इसमें कीटोसिस नहीं होता है क्योंकि इसमें फैट का मेटाबॉलिज्म आपका नहीं होता है। DKA और HHNKS में मेजर डिफरेंस क्या है कि DKA में आपका एसिडोसिस या कीटोसिस होता है, जबकि HHNKS में आपका ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलिन प्रेजेंट होता है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट कर देता है। ये मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में है और इसमें ब्लड शुगर आपका मोर देन 600 mg/dl से भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कॉजेज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता भी होना चाहिए कि किन कारणों की वजह से DKA या HHNKS जो है वो हो सकता है। अगर हमें रीजन पता है, हमें कॉज पता है, तो हम अपने पेशेंट्स को या अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं जो डायबिटीज से जिनको डायबिटीज है, तो हम उनको जो है वो एजुकेट कर सकते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से आप ये जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है इससे बच सकते हैं। तो कॉजेज हमें पता होने चाहिए। एक तो इंसुलिन डेफिशिएंसी हो या अनट्रीटेड DM हो। इंसुलिन डेफिशिएंसी है, पता ही नहीं है घर में कि इसको डायबिटीज है, ठीक है, कभी चेक ही नहीं करवाया, पता ही नहीं चला, और इंसुलिन की सीवियर डेफिशिएंसी हो गई, तो उस कंडीशन में DKA या HHNKS जो है वो हो सकता है। उसके अलावा अनट्रीटेड DM, डायबिटीज मेलाइटिस का जो है वो ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे हैं हमें पता है, फिर भी हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका DKA या HHNKS जो है वो डेवलप हो सकता है। इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, UTI। इन्फेक्शन से क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है। किस तरीके से अफेक्ट करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा इन्फ्लामेशन लाइक पेनक्रियाटाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, इन सब से भी स्ट्रेस बनता है। ये जो सारे मैं आपको कॉजेज बता रहा हूँ, इंसुलिन के अलावा वो सारे स्ट्रेस कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो डेफिसिट हो जाता है। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें भी आपका बॉडी में जो है वो स्ट्रेस पड़ेगा और आपकी बॉडी को और इंसुलिन की नीड होगी। और अगर इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं है या इंसुलिन टिश्यू रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको DKA या HHNKS जो है वो डेवलप हो सकता है। इन्फ्लामेशन में भी सेम चीज है। अगर किसी ऑर्गन का इन्फ्लामेशन हो रखा है, जैसे पेनक्रियाटाइटिस है या कोलेसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है और पेशेंट को जो है वो इंसुलिन की नीड जो है वो बढ़ जाती है, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में भी
आपका कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप हो सकता है। इंटॉक्सिकेशंस लाइक अल्कोहल, कोकेन या मिथाइल फेनिडेट जो ड्रग हैं, ये अगर लेते हैं तो इनका अगर इंटॉक्सिकेशंस होता है तो इसकी वजह से भी आपका जो है वो स्ट्रेस जो है वो बॉडी पे बढ़ता है और इंसुलिन की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इन्फेक्शन जैसे एमआई है, सीवीए है, इन सारी कंडीशंस में भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ेगा और आपको फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। टेरोजेनिक लाइक स्टेरॉइड्स एंड सर्जरीज, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट जो हैं, ठीक है, जैसे सर्जरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सर्जरी के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो डायबिटीज मेलाइटस जो है वो डेवलप हो जाता है, या फिर कोई ड्रग ले रहे हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो इनकी वजह से भी आपका इंसुलिन का डिमांड जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है। सर्जरीज के बाद ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है क्योंकि हीलिंग के लिए ग्लूकोज जो है वो बहुत जरूरी है। सेल को एनर्जी तो चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो उसके लिए ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। और अब ग्लूकोज का प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन उतना नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिर्फ आपका ग्लूकोज जो है वो बॉडी में बढ़ेगा लेकिन वो इतना यूज में नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से आपको जो है वो बॉडी पे स्ट्रेस पड़ के भी इंसुलिन की जो नीड जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, और अगर वो नीड आपको फिर नहीं मिलती है, वो फुलफिल नहीं होती है, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस की वजह से कैसे आपका इंसुलिन जो है उसका वो डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो मैंने आपको पीछे सारे बताए थे, इन सब से आपकी बॉडी पे जो है वो स्ट्रेस बढ़ता है, और ये स्ट्रेस लीड करता है किस चीज को, स्टिमुलेट ऑफ, स्ट्रेस से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ एसएनएस। एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स में जो यूज होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आप सबने पढ़ा होगा कि जब एसएनएस एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं आपका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और साथ में रिलीज होता है ग्लूकागॉन। ये सारे आपके इमरजेंसी हार्मोन्स हैं जो कि बहुत जरूरी होती है हमारी बॉडी में, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन। अब ये एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन भी रिलीज होता है उसी के साथ में, लेकिन ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। मतलब इनका जो वर्क है वो ये भी है कि ये ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन जो है वो और फास्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये ईपीआई, एन, ये ग्लूकागॉन, इन सब का कारण क्या होता है, ये सारे जाके कहा करते हैं, ये एक्ट करते हैं आपके लीवर पे। ठीक है, और लीवर पे एक्ट करने के बाद ये क्या काम करवाते हैं, ये दो काम करवाते हैं। एक तो क्या करवाते हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से या कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आपका ग्लूकोज का जो है वो फॉर्मेशन ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन। दूसरा जो काम करवाता है वो क्या करवाते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी आपका स्टोर होता है आपके लीवर में, उसका लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो ब्रेकडाउन ऑफ जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनेगा तो हाइपर ग्लाइसीमिया, और हाइपर ग्लाइसीमिया होगा तो आपका इंसुलिन का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया अगर होगा तो इंसुलिन की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंसुलिन डिमांड इंक्रीज। तो इस तरीके से आपका इंसुलिन, स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन का डिमांड जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि इसकी वजह से क्या साइन और सिम्टम्स जो है वो आपकी बॉडी में आएंगे। तो ये डीकेए और एचएचएनकेएस दोनों के साइन एंड सिम्टम्स मैंने कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे सामने आपके रख दिए हैं। डीकेए में भी, डीकेए और एचएचएनकेएस दोनों में आपको हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन भी होगा। डिहाइड्रेशन कैसा होगा मैं आपको बता दूंगा।
उसके अलावा एसिडोसिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एसिडोसिस जो है वो आपकी बॉडी में कैसे होगा, कीटोसिस जो है वो आपकी बॉडी में कैसे होगा। वैसे हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, ये दोनों HHN में भी होते हैं, लेकिन कीटोसिस जो है, एसिडोसिस जो है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। स्मॉल रेस्पिरेशन जो है वो आपका DKA में आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन विथ डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग। ये स्मॉल रेस्पिरेशन रिस्पॉन्स होता है आपका इस एसिडोसिस की कंडीशन की वजह से। एसिडोसिस की कंडीशन जब आपकी बॉडी में बनती है तो उसकी वजह से स्मॉल रेस्पिरेशन आपका होता है। ये किस तरीके से एक्टिवेट होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको मैं बता दूंगा। बट ऐसा स्मॉल रेस्पिरेशन जो है वो आपका HHN में नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें आपका कोई एसिडोसिस नहीं हुआ है, तो इसमें आपका स्मॉल रेस्पिरेशन भी नहीं होता। DKA में आपको एसीटोन ब्रेथ जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि एसीटोन का भी कीटोन्स जो है वो एक तरीके क्या है, आपके एसीटोन है, और एसीटोन जो है वो आपके लंग्स से एक्सपेल आउट होते हैं बॉडी से। तो आपके थ्रू दी लंग्स अगर आपके जब भी आप सांस लेंगे तो आपको एक एसीटोन ब्रेथ जो है वो देखने को मिलाई देगी, जो कि फ्रूटी अडर जो है वो आपको ब्रेथ जो है वो फ्रूटी अडर आपकी होने लगेगी। बाकी ऐसा कोई सिम्टम्स जो है वो आपको HHN में नहीं देखने को मिलेगा। ड्राई स्किन DKA और HHN दोनों में होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन दोनों में हो रहा है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया दोनों में होगा। अलावा नोजिया और वॉमिटिंग जो है वो आपको DKA में देखने को मिलेगा और HHN में भी देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन होता है DKA में, बट एब्डोमिनल पेन जैसा कोई कंप्लेन आपका टाइप 2 में जो है, टाइप 2 की वजह से जो HHN हो रहा है उसमें देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता वो भी मैं आपको बताऊंगा। अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियस लेवलनेस में भी आपका फर्क आता है, क्योंकि फ्लूइड जो है आपके ब्रेन में जब सप्लाई होती है तो ग्लूकोज वाला जो फ्लूइड है, जिसमें हाइपरग्लाइसेमिक जो ब्लड सप्लाई है जब आपके ब्रेन को होगी, तो आपके ब्रेन से बाहर जो ब्लड सप्लाई है उसमें आपका सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है। तो सॉल्यूट की वजह से आपका ऑन्कोटिक प्रेशर बनता है। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पे जो वीडियो बनाया था उसमें। तो ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो ऑन्कोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो जो ब्रेन के अंदर जो आपका जो सेल्स के ब्रेन के सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा वो सारा जो है वो आपके इस ब्लड में आ जाएगा, आपके वेसल्स में आ जाएगा। उसकी वजह से आपका अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कोमा में भी हो सकता है, अगर शिफ्ट हो जाता है फ्लूइड तो आपको कोमा भी पेशेंट में देखने को मिल जाएगा। विजन प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज आपका डिपॉजिट हो जाता है आइस के पीछे रेटिना पे, तो उसकी वजह से विजन प्रॉब्लम भी है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो किस तरीके से आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिहाइड्रेशन का बता देता हूँ कि डिहाइड्रेशन कैसे डेवलप होगा इन दोनों कंडीशन में। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो आपके ब्लड में जो सारा फ्लूइड जो है वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, फ्लूइड शिफ्ट इनटू द ब्लड वेसल्स। जो आसपास का जितना भी ये आपका ब्लड वेसल्स हैं, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, मान लीजिए ये यहाँ पे सेल्स हैं, तो इसके अंदर जो जितना फ्लूइड होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, वेसल्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ग्लूकोज ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज की वजह से जो ऑन्कोटिक प्रेशर बनेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और ऑन्कोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, ये वाटर को, मतलब फ्लूइड को जो है वो अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो वो सारा आपका कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। जैसे ब्लड वेसल्स में आएगा तो किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड जो है वो ज्यादा पहुंचेगा, तो किडनी से आपका क्या करेगी, यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देगी। जब आपका यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो सारा यूरिन के थ्रू आपका फ्लूइड बाहर हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन तो ये ऐसे हुआ, ये दोनों में होगा। अब क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है, बॉडी में फ्लूइड नहीं है, तो हमारे बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होंगे जो कि आपके फ्लूइड के लेवल को जो है वो असेस करते हैं आपकी बॉडी में, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये मैसेज पहुंचा देते हैं आपके हाइपोथैलेमस को।
और हाइपोथैलेमस से आपका थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पॉलीडिप्सिया हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई आपके डिहाइड्रेशन की बात, इसमें पॉलीयूरिया भी हो गया और पॉलीडिप्सिया भी। अब हम बात करते हैं कि कुस्मॉल रेस्पिरेशन कैसे होगा। देखिए, आपकी बॉडी में जैसे ही फैट मेटाबॉलिज्म होगा, फैट मेटाबॉलिज्म होगा तो आपके क्या बनेंगे, एसीटोन या कीटोन, इनका फॉर्मेशन होगा। कीटोन बनेंगे तो कीटोसिस होगा, या हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडोसिस होगा। ठीक है, यही एसीटोन जो है वो आपके लंग्स के थ्रू जो है वो एक्सपेल आउट होता है। तो आपके ब्रेथ में जो है वो क्या, एसीटोन ब्रेथ होगी। क्या होगी, एसीटोन ब्रेथ। और जो अडर जब आपकी आएगी वो फ्रूटी स्मेल की होगी। कैसी होगी, फ्रूटी स्मेल। अब ये जो कीटोसिस हुआ है, जो एसिडोसिस हुआ है, तो एसिडोसिस में आपका पीएच जो है वो लेस देन 7.3 जो है वो हो जाता है। जैसे ही ये पीएच 7.3 होगा तो आपकी बॉडी मतलब पीएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो जैसे ये पीएच डिक्रीज होगा तो आपकी बॉडी में जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये कीमो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, आपके आयोटिक बॉडी और कैरोटॉइड बॉडी में लोकेटेड होते हैं। और ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये कौन सी नर्व से आपके जुड़े होते हैं, क्रेनियल नर्व से, एक तो आपके वेगस नर्व से और एक आपके ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से। इन दोनों नर्व से ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कीमो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इन कीमो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि ये आपका असेस करते हैं CO2, O2 एंड पीएच लेवल। तो क्योंकि पीएच लेवल आपका डिक्रीज हो गया है तो ये कीमो रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो मैसेज मिलेगा वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को, और ये ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व जो है वो क्या करेगी, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को जो है वो एक्टिवेट करेगी। तो जैसे ही ये नर्व जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेगी, जो कि आपके मेडुला में है, तो क्या होगा, आपकी रेट जो है, रेस्पिरेटरी रेट, वो इंक्रीज हो जाएगी और साथ में इंक्रीज हो जाएगी डेप्थ। लंग्स कैसे बाहर निकालेंगे, आपके CO2 के फॉर्म में। तो CO2 आपको कैसे, जितना ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ होगी उतने ही ज्यादा आपके CO2 जो है वो एक्सपेल आउट होगी। तो आपका RR और ये रेस्पिरेटरी डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और उससे आपका CO2 का लॉस जो है वो लंग से, हमारी बॉडी से होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि CO2 भी एक एसिड है, तो ये एसिड तो कम नहीं होगा कीटोसिस वाला, लेकिन एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए कि एसिड का लेवल हमारी बॉडी में कम रहा है, चाहे वो CO2 के फॉर्म में ही हो या कीटोसिस के फॉर्म में ही हो, CO2 का जो है वो लॉस करवा देता है हमारा बॉडी, ताकि बैलेंस हो जाए। और उसकी वजह से ये जो रेस्पिरेशन का पैटर्न बना है, डीप डीप ब्रीदिंग और फास्ट ब्रीदिंग का, उसको हम बोलते हैं कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। तो ये कुस्मॉल रेस्पिरेशन आपको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के DKA में देखने को मिलती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के HHNKS कॉम्प्लिकेशन में। एक जो हमने सिम्टम देखा था और अब्डोमिनल पेन वाला, देखिए आपकी बॉडी में एसिडोसिस हुआ है, यानी कि आपके हाइड्रोजन आयन जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा है। ठीक है, और सेल्स के अंदर आपके क्या होते हैं, पोटेशियम्स होते हैं बहुत सारे। मैंने आपको एक बफर पढ़ाया था एसिड बेस में कि आपका जब भी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो हाइड्रोजन आयन आपके सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और सेल के अंदर से आपका पोटेशियम जो है वो बाहर आ जाएगा। तो जब पोटेशियम आपके सेल से बाहर आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरा उसके अलावा एक पंप और चलता है आपका सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप।
ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेल्स के बाहर आपका सोडियम जो है वो ज्यादा होता है। आपको पता ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर में सबसे ज्यादा कटायन कौन सा होता है, आपका सोडियम होता है, और सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो ये पंप क्या करता है, ये पंप क्या करता है कि बाहर से, सेल के बाहर से सोडियम को जो है वो अंदर पहुंचाता है। कितने, 3 सोडियम को ये सेल के अंदर पहुंचाता है, और अंदर से पोटेशियम को जो है वो ये बाहर लेके आता है। कितने पोटेशियम को, 2 पोटेशियम को, मतलब 3 सोडियम को अंदर शिफ्ट करके 2 पोटेशियम को आपके बाहर शिफ्ट करता है। ठीक है, ये वाला नॉर्मली आपके बॉडी में चलता रहे। लेकिन ये सोडियम पोटेशियम पंप को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, इंसुलिन की। किसकी जरूरत होती है, इंसुलिन की। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस हुआ है तो क्या इंसुलिन प्रेजेंट है, नहीं है ऑब्वियसली, तभी तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है। और अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो क्या ये सोडियम पोटेशियम वाला जो पंप है ये वर्क कर पाएगा, नहीं, ये वाला पंप जो है वो आपका वहीं पर ठप हो जाएगा। अब ये एक प्रोसेस चल रही है जिसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल के अंदर जा रहे हैं और पोटेशियम जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो आपका ब्लड में तो पोटेशियम जो है वो बढ़ गया, लेकिन जो टोटल बॉडी पोटेशियम है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। और जब आपका टोटल बॉडी पोटेशियम डिक्रीज हो गया तो आपको एक कंडीशन बनेगी जिसको बोलते हैं इलियस। इलियस का मतलब क्या होता है, पैरास्टालिसिस मूवमेंट का लॉस हो जाना या डिक्रीज हो जाना। तो डिक्रीज पैरास्टालिसिस मूवमेंट, और जब पैरास्टालिसिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, पेन। पेन का होगा आपके अपडाउन। तो इस तरीके से आपका पेन होगा, अब्डोमिनल पेन। हमने डीकेए में एक और सिम्टम पढ़ा था, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये कैसे होता है, देखिए आपकी बॉडी में जब कीटोन्स बॉडी बढ़ेगी तो ये क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है आपके कीमो ट्रिगर जोन को। ये कीमो ट्रिगर जोन जो है वो क्या करता है, आपके जो आपका एमेटिक सेंटर होता है उसको एक्टिवेट करता है। और जैसे ही आपका एमेटिक सेंटर एक्टिवेट होगा तो आपको क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग एंड नोजिया। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि डायग्नोसिस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो डायग्नोसिस में आप सीबीसी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कीटोन्स का चेक करवा सकते हैं यूरिन में। मैंने टाइप 1 जब डायबिटीज बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक टेस्ट करते हैं कीटोन के लिए, वो कौन सा टेस्ट है, वो जाके आप वो वीडियो देखिए, उसका पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा ईसीजी करवा सकते हैं। ईसीजी क्यों, क्योंकि आपका पोटेशियम का लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स जो लेवल है वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ईसीजी में चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। उसके अलावा आप डीके और एचएचएनकेएस के डायग्नोसिस को अगर इस तरीके से समझेंगे स्टेबल से, तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि सीरम ग्लूकोज का लेवल डीके में 250 या हम 300 mg पर डीएल से हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि एचएचएनकेएस में ये 600 से भी ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ए टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो हमें यंगर पीपल में देखने को मिलता है। तो यंगर पीपल की जो किडनी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है, तो बहुत सारा ग्लूकोज जो है वो थ्रू द किडनी इन द यूरिन जो है वो निकल जाता है। जबकि एचएचएनकेएस जो है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में कॉम्प्लिकेशन है जो कि ओल्डर पीपल में ज्यादा होती है और उनकी किडनी इतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती है, तो ग्लूकोज का जो एक्सक्रीशन है थ्रू द यूरिन वो उतना नहीं होता है। तो उस कंडीशन में वो एक ये भी रीजन जो है वो है जिसकी वजह से आपको एचएचएनकेएस में जो है वो ज्यादा सीवियरली आपको ग्लूकोज लेवल जो है वो देखने को मिलता है। पीएच की बात करें तो डीकेए में 7.3 है। क्यों, क्योंकि इसमें एसिडोसिस होता है, और एचएचएनकेएस में 7.3 है, इसमें कोई एसिडोसिस की कंडीशन नहीं मिलती है। तो एससीओ3 का लेवल आपका डीकेए में कब हो जाएगा, क्योंकि एससीओ3 आपका क्या है, बेस है, और क्योंकि एसिड बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आपका एससीओ3 जो है वो कम हो जाएगा। जो नॉर्मल लेवल है आपका
SO3 का उससे कम हो जाएगा, तो 18 से कम आपको देखने को मिलेगा। जबकि HSN केस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता है, तो यूजुअली नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। यूरिन में या सीरम में कीटोन्स अगर हम चेक करेंगे तो आपको DKA में प्रेजेंट मिलेंगे, क्योंकि इसमें फैट मेटाबॉलिज्म होगा। जबकि HSN में जो है वो आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई कीटोन का फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, अनायन गैप जो है वो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा DKA में, और HSN केस में आपको वो DKA कम देखने को मिलेगा DKA से। सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो वेरिएबल हो सकती है आपके DKA में, जबकि HSN केस में आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर। ऑस्मोलैरिटी इसमें बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा होता है, तो आपका ऑस्मोलैरिटी भी वो जो ज़्यादा होता है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपका ऑस्मोलैरिटी भी आपको ज़्यादा नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट लगभग दोनों का सेम है। हमें सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से सारा फ्लूइड बाहर चला गया है, तो हमें फ्लूइड जो है वो रिस्टोर करना है, वापस रिहाइड्रेशन करना है। और रिहाइड्रेशन हम किससे करेंगे, 0.9% सोल्यूशन से करते हैं, फिर बाद में हम इसको 0.45% से भी जो है वो कर सकते हैं, बट इनिशियली हम 0.9% से करते हैं। रेगुलर इंसुलिन देना है हमें, पहले हमें IV बोलस देना है 5 to 10 यूनिट्स, या जितने आपका डॉक्टर्स जो है वो फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं उतना देना है। उसके बाद हमें इन्फ्यूजन लगाना है, जितना आपका डॉक्टर्स जो है जो भी आपको स्लाइडिंग स्केल बना के देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलाना है। ठीक है, 5% डेक्स आपको ऐड कर लेना है जब आपका ग्लूकोज लेवल 250 mg/dl तक आ जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस इन्फ्यूजन जब चलता है तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की वजह से। तो 250 जैसे ही आपका शुगर लेवल आ जाता है तो 5% डेक्स जो है वो उसके साथ में चलाते हैं, ताकि ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे, पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, हाइपोग्लाइसीमिया से उसको बचाया जा सके। ठीक है, पोटेशियम को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है एज हाइपोकेलीमिया में आकर। अब आप कहेंगे कि हाइपोकेलीमिया कहाँ से आ गया, उसको तो हाइपरकैलीमिया हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि हाइपरकैलीमिया ही होता है पेशेंट को जब तक कि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता है। DKA इंसुलिन हम अगर हम उसको नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको इंसुलिन ट्रांसफर करते हैं तो आपको पता है कि इंसुलिन का काम क्या है, कि ये पोटेशियम को आपके सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है। तो अगर हम उसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दे रहे हैं इंसुलिन से, तो वो ग्लूकोज के साथ साथ आपके पोटेशियम को भी सेल के अंदर शिफ्ट करेगा, और जैसे वो अंदर शिफ्ट करता जाएगा तो आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल जो है वो कम होता जाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसा कि आप DKA का या डायबिटिक पेशेंट है जिसको इन्फ्यूजन चल रहा है, तो आप उसको साथ में पोटेशियम सप्लीमेंट भी दे रहे हैं, तो ये आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो आप सही कर रहे हैं। इवन जब हम DKA को या HSN को जब हम ट्रीट करते हैं, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलता है इंसुलिन का, तो हम ये पोटेशियम जो है वो आपका बेड साइड ही पेशेंट के रखते हैं, कि जब भी जरूरत पड़ती है हम उसको तुरंत जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पोटेशियम को लेवल्स को जो है वो कंटिन्यूसली चेक करते रहें। ठीक है, इतना ही था इस टॉपिक में। पूरा DKA HSN केस मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए।